नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आधे हिंदुस्तान में बादल तोड़ आफत मची है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं जहां मानसून की मूसलाधार बारिश आफत का लगातार लोगों को सामना करवा रहा है। और इस बुलेटिन में हम आपको शहर शहर पानी के प्रचंड प्रहार की तस्वीरें दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं बारिश और बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित गुजरात से। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। गुजरात की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। कई राज्यों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गुजरात का नवसारी, महाराष्ट्र कोल्हापुर, राजस्थान भी हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान के जोधपुर शहर की। इसके अलावा उत्तरकाशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इटारसी मध्य प्रदेश और तेलंगाना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हर जगह इस वक्त बाढ़ बारिश ने आफत मचा रखी है, लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। आलम यह है कि न लोग घर से निकल पा रहे हैं और कई राज्य ऐसे हैं जहां घुटनों से ऊपर पानी आ गया है, घरों में पानी घुस गया है, सड़कों पर पानी भर गया है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें लगातार यहां पर डटी हुई हैं। ऐसी बारिश कि सब कुछ पानी पानी हो गया। नदियों में हाहाकारी उफान, शहरों में समंदर जैसा मंजर, मकान दुकान सब पानी पानी। बारिश बाढ़ से गुजरात में जल तांडव। गुजरात के नवसारी की आज की तस्वीर है। नवसारी से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के पास स्थित एक पशु पक्षी केंद्र है। तस्वीरें देखिए, पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। जिस जगह पर पैदल जाना मुश्किल हो, चारों तरफ पानी ही पानी हो, तो सोचिए यहाँ रहने वाले बेजुबान जानवरों का क्या हाल होगा। यहाँ रहने वाले बेजुबानों की खोज खबर लेने जब कुछ पशु प्रेमी बोट से निकले तो उनके साथ आज तक संवाददाता सौरभ अख्तानिया भी मौजूद थे। आप ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम एक पशु पक्षी घर में मौजूद है और यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। और अभी भी लेकिन ये जो लोग हमारे साथ मौजूद है वो कोशिश कर रहे हैं जितने पशु पक्षी बच सके उनको बचाया जा सकते। तस्वीरें आप देखिए इस पूरे इलाके की। 24 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा पशु पक्षी घर है, नवसारी हाईवे पर मौजूद। लेकिन जैसे ही तेज बारिश हुई, बाढ़ का पानी इसके अंदर घुस चुका और पूरा का पूरा ये जो शेल्टर होम है पूरी तरीके से पानी में डूब गया। आज तक आपको लगातार दिखा रहा है कि नवसारी से वलसाड तक किस तरह बाढ़ में फंसे इंसानों को पानी से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। आज तक की टीम बेजुबानों का रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रही है। इस केंद्र में करीब 1200 पशु पक्षियों का वास है। 42 मवेशी मारे जा चुके हैं। केंद्र के 78 साल के मैनेजर ने संकल्प लिया है कि जब तक सभी पशु पक्षियों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया नहीं जाता है, वो इस इलाके को नहीं छोड़ेंगे। तो आप तस्वीरों में यहाँ पर साफ देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है डॉक्टर कम मैनेजर एक सीनियर सिटीजन है और इन्होंने डिसाइड किया है कि इतने बुरे हालात है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं 10 से 12 फीट पानी भरा हुआ है, बिजली नहीं है, कोई साधन नहीं है। लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये वो जगह छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। आप नहीं जाएंगे यहाँ से बाहर? नहीं, नेवर। मैं नहीं जाऊंगा। जो एनिमल का होगा वो मेरा होगा। अभी 3 दिन से लाइट नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी अब रह लेते हैं। क्या उम्र है? 78। नवसारी में पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं, जिन्होंने आसपास के गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कई इलाकों से पानी उतरा नहीं है। कल एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नवसारी के कई गांवों से लोगों को सुरक्षित निकाला। हम लोग 5 दिन से वो बाढ़ में है। हमारे घर के आजू बाजू सब पानी है, घर में भी पानी, घर में भी घुटने से ऊपर तक का पानी है और हमारे सारे इलाके में ही पानी है। अब बहुत दिक्कत है खाने का, पीने का, वो बच्चों को और सीनियर सिटीजन को रखने का। यहाँ से 6 दिनों से दिक्कत हो रही है और सबके घर में पानी घुस गया है, तो खाने पीने की भी बहुत तकलीफ है। तस्वीरें देखिए, नवसारी के गणदेवी गांव में एनडीआरएफ की इस टीम को लोगों के फंसे होने की खबर मिली, जो पिछले 4 दिनों से अपने ही घरों में कैद है। बच्चे और बुजुर्ग कई दिनों से पानी और खाने की कमी के बीच जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर है। ऐसे में एनडीआरएफ की जब ये टीम यहाँ पहुंची तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
नवसारी में बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो कहीं कहीं हेलीकॉप्टर उतारने की नौबत भी आ रही है। ऐसे ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर देखिए। नवसारी में कोस्ट गार्ड ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन में पानी में डूबे घरों की छतों पर से लोगों को बचाया, जिसमें 1.5 साल का ये बच्चा भी शामिल है। ये मासूम भले ही बाढ़ के खतरे से अनजान हो, लेकिन इसकी माँ और दादी इसके लिए हेलीकॉप्टर में सुरक्षित बैठकर रो रही थी। ये देखिए। दरअसल हेलीकॉप्टर के जरिए पहले इस बच्चे की माँ और दादी को रेस्क्यू किया गया और फिर बाद में इस बच्ची को बचाया गया। लेकिन जब तक बच्ची अपनी माँ के पास नहीं आई, वो कोस्ट गार्ड के जवानों से गुहार लगाती रही। आप भी कदम लेके आएंगे, आप भी कदम लेके आएंगे, आपको एकदम से मतलब और किसी से मतलब आपको पहुंचाएंगे पक्का लेके आएंगे पक्का। कोस्ट गार्ड के जवानों ने अपना ये वादा जल्द ही निभाया और रस्सी के सहारे ये बच्चा बाढ़ के खतरे से ऊपर उठकर जवानों की देखरेख में आ गया। बाढ़ के बीच ये तस्वीर उम्मीद जगाती है कि मौत से इस लड़ाई में जिंदगी ही जीतेगी। राज्य सरकार भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कुछ इलाकों का हवाई सर्वे कर चुके हैं, जबकि स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से भी लगातार हालात की समीक्षा ली जा रही है। राहत की बात यह है कि फिलहाल बारिश रुकी हुई है और कई इलाकों से पानी निकल भी रहा है। जी हाँ, नवसारी की एक तस्वीर ये भी है। पानी उतर चुका है और कीचड़ से गंदी सड़क दिखने लगी है। जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए यहाँ सफाई अभियान का काम जोरों पर है। हर कोई यही दुआ करेगा कि जिंदगी यहाँ फिर से पहले की तरह पटरी पर लौटा है। आज तक ब्यूरो। कुदरत का कहर महाराष्ट्र पर भी लगातार बरस रहा है। बारिश की शक्ल में बरसाती आफत से लोगों की जान पर बन आई है। आज कल आपको बता दें, कोल्हापुर में एक कार नदी में गिर गई। बड़ी मुश्किल से चालक की जान बचाई गई। स्थिति जो है वो यहां भी भयावह है। ये ले लागू। मूसलाधार बारिश किस तरह इंसानों पर आफत बनकर टूट रही है, उसे जानना हो तो इस तस्वीर को गौर से देखिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के शिरोल तालुका की ये तस्वीर है। पानी में एक कार गिरी है और कार की छत पर खड़ा इंसान जिंदगी बचाने के लिए जदोजहद कर रहा है। कोल्हापुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कोल्हापुर के धनवाड़ में बहने वाली दूधगंगा नदी उफान पर है। नदी के ऊपर पुल से गुजरते वक्त चालक अपनी गाड़ी से कंट्रोल खो बैठता है और गाड़ी नदी में गिर जाती है। पास के किसानों ने काफी मशक्कत करने के बाद कार चालक की जान बचा ली। मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र में कई जगह हादसे हो रहे हैं। ये अमरावती का गांधी चौक इलाका है। मूसलाधार बारिश ने 30 से 35 साल पुरानी इस 2 मंजिला कमर्शियल इमारत को इस कदर खोखला कर दिया कि गुरुवार को ये ताश के पत्ते की तरह गिर गई। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, क्योंकि जैसे ही बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिरना शुरू हुआ, लोग बिल्डिंग से बाहर निकल आए। अब नागपुर के एक होटल की ये तस्वीर देखिए। होटल का किचन एरिया है, खाना पक रहा है और तभी होटल की दीवार गिर जाती है। तस्वीर फिर से देखिए, किस तरह से दीवार गिरते ही होटल के किचन कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। बताया जाता है कि मूसलाधार बारिश से होटल की दीवार कमजोर हो गई थी। महाराष्ट्र में आसमानी आफत जमकर बरस रही है। चंद्रपुर की ड्रोन से ली गई तस्वीर देखिए। सब कुछ डूबा डूबा है। बारिश का पानी बाढ़ की शक्ल में लोगों में मुसीबत बनकर टूटा है। एनडीआरएफ कर्मी बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आए। तस्वीर देखिए, ये बिल्डिंग पूरी तरह से पानी के बीच घिरी हुई है। ऐसे में यहाँ रह रहे लोगों के बारे में सोचिए। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर देखिए। एनडीआरएफ के जवानों ने कल एक एक करके 591 लोगों को संकट से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। प्रशासन ने हमको बताया है कि घर खाली करो। हम अपने सामान वगैरह लेकर राजनगर छोड़ के अभी निकल रहे हैं। प्रशासन का पूरा मदद है, हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया पहले से। कहाँ जा रहे हैं? हम अपने रेसिडेंस पे जा रहे हैं।
एक तरफ एनडीआरएफ के जवान जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग खुद अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। चंद्रपुर के पकड़ी गुड्डम डैम की तस्वीर देखिए। डैम लबालब भरा है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ मछली पकड़ने जमा है। वीडियो में आप देख सकते हैं एक कतार से लोग लहरों के बीच मछली पकड़ने जमा है। चंद्रपुर में लगातार 6 दिनों की बारिश से नदी नाले उफान पर है। इराई डैम के 7 दरवाजे 1.5 मीटर से खोल लिए गए। इससे कई और इलाके बाढ़ की जद में आ गए। भिवंडी का भी बुरा हाल नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, 3 बत्ती का इलाका पानी पानी नजर आ रहा है। घर दुकान सब डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये बुधवार की तस्वीरें हैं। अब पालघर का हाल देख लीजिए। पिछले दिनों यहाँ इतनी बारिश हुई कि वेतारना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। पानी की खौफनाक लहरों को देखकर डर इस बात का पैदा हो गया कि कहीं ये बेकाबू होकर आसपास के इलाकों में न घुस आए। उधर रत्नागिरी में समुद्र के शोर ने खूब खौफ मचाया। लहरों का तांडव उफान मार रहा है। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश जानलेवा हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। कल जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 14 जुलाई के बीच 102 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौतें बाढ़, आकाशीय बिजली, भूस्खलन, पेड़ गिरने और मकान गिरने की वजह से हुई है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद भारी जो है वो देश के दूसरों हिस्सों में करते हैं। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक मुसीबत जो है वो घनघोर बनी हुई है। ये कोई स्विमिंग पूल नहीं, ना ही ये कोई बरसाती नाला है। ये जोधपुर शहर के एक बाजार की शनिवार की तस्वीर है। जोधपुर में शुक्रवार को 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। तस्वीरें देखिए, बाजार में किस तरह पानी बह रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि एक ऑटो पलट गया। मूसलाधार बारिश से शहर का भीतरी इलाका पूरी तरह से पानी से तरबतर नजर आ रहा है। राजस्थान के सीकर की तस्वीर देखिए। कल दोपहर बाद इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि सीकर का नवलगढ़ रोड तालाब बन गया। भारी बारिश से दुकान डूब गई, गाड़ियां डूब गई। जो लोग उस वक्त सड़कों पर थे उन्हें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। भारी बारिश से मैदान से लेकर पहाड़ तक आफत है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से पहाड़ टूटकर गिरने लगे हैं। हम आपको दिखाते हैं दरख्ते पहाड़ों का कहर। दहाड़ मारती नदियां, दरख्ते पहाड़, कुदरत ने बरसाए आफत बेशुमार। उत्तराखंड में भी कब पहाड़ रास्ते में आ जाएं पता नहीं। ये मुनस्यारी की तस्वीर है। यहां पहाड़ का हिस्सा भर भरा कर सड़क पर आ गया। तस्वीरें फिर से देखिए। पलक झपकते हिल हो गए। पल भर में पहाड़ से पेड़, मिट्टी और पत्थर भर भरा कर सड़क पर गिर पड़े। सड़कों पर पहाड़ का पूरा मलबा बिखर गया। इससे घंटों रास्ते बंद रहे। उत्तराखंड में ऐसे हालात रोज की बात हो गई है। बद्रीनाथ के रास्ते में आए दिन पहाड़ का मलबा सड़कों पर बिखर जाता है। कई इलाकों में नालों का पानी भी सड़कों पर बहने लगा है। धारचूला से कैलाश मानसरोवर को जाने वाले रास्ते भी बंद हैं। सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें बिखरी हुई हैं।
कैलाश यात्रा से लौटने वाले 25 श्रद्धालुओं का दल मुसीबत में है। धारचूला से चीन बॉर्डर तक जाने वाली ये अकेली सड़क है। इसका इस्तेमाल सेना, आईटीबीपी के साथ ही स्थानीय लोग और यात्री करते हैं। हम लोग तो आदि कैलाश गया था, आज तो हम बुधी में आ गए। बोला ब्लास्टिंग हो गया, रास्ता बंद है, 2 दिन हम देखने होगा, तो बहुत परेशानी है, इसलिए क्या करूं पता नहीं। भारी बारिश से लैंडस्लाइड की घटना चमोली जिले में भी हुई। गोविंद घाट और लामबगड़ में कई जगह पहाड़ दरकने की घटना हुई है। सड़कों पर गिरे मलबे की सफाई का काम लगातार जारी है। कल शाम चमोली के अलग अलग इलाकों में हुए बारिश का असर अब बद्रीनाथ यात्रा के रास्ते में दिखाई देने लगा है। गोविंद घाट के इस इलाके में कई जगह पे लैंडस्लाइड्स हुई, पत्थर गिरने का सिलसिला और भूस्खलन का सिलसिला लगातार चलता रहा और यही हालात लामबगड़ में भी रहा। लामबगड़ में हमें पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तकरीबन रात 9 साढ़े 9 बजे से लेकर सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक ट्रैफिक बाधित रही, क्योंकि लगातार एक इलाका है लामबगड़ का जहां पे बहुत क्रिटिकल स्टेज माना जाता है, वहां से लगातार लैंडस्लाइड्स होती रही। मॉनसून का महीना पहाड़ों पर दोहरी मुसीबत लेकर आता है। एक तरफ दरकते पहाड़ और दूसरी तरफ पानी का प्रहार। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम की यह तस्वीर है। पानी का उफान डरा रहा है। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगोत्री धाम के पैदल रास्ते के नीचे दीवार पर भू कटाव भी हो रहा है, जिससे पैदल रास्ते सहित आसपास बने भवनों को बड़ा खतरा बना हुआ है। बड़े पत्थर के बाद जो कि पिछले वर्ष ये दीवार में जो है दबाव आ रहा है, नीचे से दीवार का कटान हो रहा है, इसका जो है लिखित रूप में जिला प्रशासन को और विभिन्न माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन ने इसकी वो कोई ध्यान नहीं दिया और इस समय इसके बहुत ज्यादा कटाव हो गया और आने वाले समय में कभी भी दीवार निकल सकती है, इससे एक बहुत बड़े पार्ट में जो है नुकसान हो सकता है। उधर अलकनंदा नदी की लहरें भी हिलोरे मार रही हैं। आईएमडी ने 18 और 19 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में चमोली और कुमाऊं में मूसलाधार बारिश की आशंका है। इस वक्त हम रुद्रप्रयाग के शिवनंदी गांव में हैं और हमारे ठीक पीछे अलकनंदा नदी है, जिसमें तेज प्रवाह है इस वक्त। और चमोली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अलकनंदा नदी खतरे के निशान के 2 मीटर नीचे बह रही है, लेकिन आईएमडी ने रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है चमोली, कुमाऊं के अलग अलग जिलों के लिए। और इसकी वजह से ये संभावना है कि 18 और 19 जुलाई को भारी वर्षा हो सकती है, बारिश हो सकती है इन इलाकों में। और उसके बाद अलकनंदा नदी जैसे नदियों में पानी का जो लेवल है वो बढ़ने का खतरा और भी बढ़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश के इंदौरा में चक्की नदी की धार में देखते ही देखते सड़क भरभराकर ढह गई। करीब 100 मीटर से ज्यादा सड़क का हिस्सा नदी में समा गया। गनीमत ये थी कि उस वक्त रास्ते से कोई गाड़ी गुजर नहीं रही थी। सड़क ढहने से 3 गांव के 10,000 से ज्यादा लोगों का संपर्क कट चुका है। चमोली से अमित भारद्वाज, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, पिथौरागढ़ से राकेश पंत और इंदौरा हिमाचल प्रदेश से विशाल आनंद के साथ आज तक। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने सवाल उठाया है। जस्टिस ललित शुक्रवार सुबह 9:30 बजे कोर्ट आ पहुंचे और एक सुनवाई के दौरान कहा, जब हमारे बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो फिर हम लोग 9 बजे कोर्ट क्यों नहीं आ सकते। खबर की शुरुआत में ही कहानी का पहिया पिछले साल तक घुमाना जरूरी हुआ है, जब 20 साल तक जेल में रहने के बाद उत्तर प्रदेश में ललितपुर के विष्णु तिवारी देश की बहुत बड़ी खबर बन गए। आखिर 20 साल तक इंसाफ के इंतजार में जेल में रहने के बाद विष्णु तिवारी निर्दोष साबित होकर घर लौट रहे थे। देश में सैकड़ों, हजारों या शायद लाखों विष्णु तिवारी हैं, जो लंबे वक्त से सिर्फ आरोपी बनकर या कहें न्यायिक प्रक्रिया की सुस्ती की वजह से अपनी जिंदगी का बड़ा वक्त जेल में काट देते हैं। इन सभी विष्णु तिवारी जैसे निर्दोष नागरिकों के लिए बहुत जरूरी और बड़ी खबर आई। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही सुबह 10:30 बजे शुरू होती है, लेकिन शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई जस्टिस यूयू ललित ने तय समय से 1 घंटे पहले शुरू कर दी। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मामले की अदालत में तय वक्त से 1 घंटे पहले यानी सुबह 9:30 बजे सुनवाई होने पर खुशी जाहिर की। तब जस्टिस यूयू ललित ने कहा
कि अगर बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो जज और वकील अपना दिन सुबह 9 बजे क्यों शुरू नहीं कर सकते? 1 घंटे पहले ही अगर अदालत का कामकाज शुरू हो जाएगा तो क्या देश में न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है? क्या विष्णु तिवारी जैसे लाखों लोगों को जल्द न्याय की उम्मीद मिल सकती है? या कहें कि देश के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे जस्टिस यूयू ललित की 1 घंटे जल्दी कोर्ट की सुनवाई शुरू करने की पहल आगे इंसाफ में देरी पैदा करने वाली दूसरी बाधाओं को दूर करने की उम्मीद दिखाती है। लीफ में बैठे संदिग्ध आतंकवादियों के तार पाकिस्तान से लेकर यमन तक जुड़े थे। देश के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही थीं। गजवा हिंद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बने थे जिसमें 2023 में जिहाद की साजिश थी। ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनमें 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के मंसूबे थे। दो दिन में देश के खिलाफ 2 साजिश बेनकाब। 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते थे। 2023 तक डायरेक्ट जिहाद के खतरनाक मंसूबे। भारत और प्रधानमंत्री मोदी निशाने पर। कितनी साजिशें रचेंगे पीएफआई और एसडीपीआई? ये सबूतों का जखीरा है, ये दस्तावेजों का पुलिंदा है, ये कागज नहीं, देश में आग लगाने के मंसूबे का प्लान है। पटना के फुलवारी शरीफ में 2 दिन में 2 साजिशों का खुलासा हुआ है। हर साजिश का सिरा जाकर पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़ रहा है। हर साजिश खतरनाक मंसूबों वाली है। पहले ताजा मामले के बारे में आपको बताते हैं। फुलवारी शरीफ के घर पर पटना की एटीएस ने छापा मारा तो एसडीपीआई से जुड़े तमाम दस्तावेज मिले और साथ में मिला एक साजिश रचने वाला संदिग्ध आतंकी दानिश उर्फ ताहिर। ये वो शख्स है जो 2023 में सीधे जिहाद की प्लानिंग कर रहा था। 150 से ज्यादा लोगों के ग्रुप में ये साजिश पक रही थी। इस बारे में आपको बताएं उससे पहले इस व्हाट्सएप चैट को देखिए। ये देश के खिलाफ पक रही साजिश का सबसे खतरनाक एंगल है। इसमें लिखा है, कोई फायदा नहीं है एआईएमआईएम को सपोर्ट करने का, अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे 2023 में। खिलाफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे। तो दानिश उर्फ ताहिर देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था। खुद उसकी जुबान से सुनिए कि कैसे वो हिंसा फैलाना चाहता था। ये बताइए, गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? आईडी नीचे रखिए बस थोड़ा। कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस के ऊपर वायलेंस मतलब फैला। ताहिर के इरादे खतरनाक थे। उसका नाता पाकिस्तान के गजवाए हिंद और तहरीक लब्बैक से था। वो गजवाए हिंद नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था और देश विरोधी चैट उसी का हिस्सा है। ये व्यक्ति गजवाए हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है उर्फ दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था। ताहिर के इरादे खतरनाक थे। 1996 में फुलवारी शरीफ में पैदा हुए ताहिर के परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान में, वो बख्तानिया और फोकानिया में पड़ चुका है। ताहिर पाक के रिश्तेदारों के संपर्क में था। पाकिस्तान का फैजान लगातार उसके संपर्क में था। ताहिर के व्हाट्सएप ग्रुप में कई पाकिस्तानी थे, इसमें बांग्लादेश और यमन के लोग हैं। ताहिर एसडीपीआई का दफ्तर भी चला रहा था जहां से युवकों की भर्ती के तमाम दस्तावेज मिले हैं। बहुत रिसेंटली जून के महीना में जो अभियुक्त है इसने 4 पाकिस्तानी नंबरों को और जोड़ा था। इस ग्रुप में जो भारत के विरुद्ध देश विरोधी बातें, वीडियोस को पोस्ट करना, कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के समर्थन में वीडियोस को पोस्ट करना, ये सब बातों का और विचारों का आदान प्रदान होता था और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। इसके अलावा जनवरी में इसने एक और ग्रुप बनाया
जिसमें 10 सदस्य थे। पटना में ही 24 घंटे पहले बेनकाब हुई खतरनाक साजिश के बारे में आपको बताते हैं, जिसके तार भी पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े हैं। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए इन संदिग्ध आतंकवादियों जलालुद्दीन और अतहर परवेज के इरादे भी देश विरोधी और खतरनाक थे। इस दस्तावेज पर नजर दौड़ाइए। ये सीधे 2047 में भारत को इस्लामी देश बनाने की बात करता है। इन दोनों आतंकवादियों के निशाने पर पीएम मोदी थे। दोनों ने 12 जुलाई को पीएम के दौरे के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची थी, लेकिन 11 जुलाई को ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसमें से एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन है, तो दूसरा अतहर परवेज, जो 2013 में पटना में हुए बम धमाके के आरोपी का सगा भाई है। 2013 में भी होमकार रैली में आए नरेंद्र मोदी को ही निशाना बनाया गया था। और अतहर परवेज, जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है, वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2001-2 में जब सिमी बैन हुआ था, तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे। और 2001, 2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। ये वेरीफाई हो गया है, इन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है। लेकिन इन आतंकवादियों ने देश के 10% मुसलमानों की मदद के अलावा पीएफआई के दस्तावेज में विदेशी मुल्कों से मदद का भी ब्यौरा दर्ज है। पूरी तरह से लड़ाई के समय अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड पीई कैडर्स, हम अपने पीई कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज। हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स पीएफआई हैज डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम। पिछले कुछ सालों में टर्की से पीएफआई ने रिश्ता बनाया है। तो ये इसके अलावा पूरे 8 पन्ने का ये डॉक्यूमेंट्स है। अतहर परवेज का तार सीधे सिमी से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये दोनों आतंकी वारदातों में पकड़े गए लोगों की जमानत कराते थे। पटना के पास ये सब कुछ विवादित मुस्लिम संगठन पीएफआई के इशारे पर चल रहा था, मगर अतहर और जलालुद्दीन ये दावा करते रहे कि वो एक एनजीओ चलाते हैं। खुलासा हुआ है कि ज्यादातर युवा केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य कई राज्यों से इनके यहाँ आतंक की ट्रेनिंग लेने आया करते थे। अरविंद ओझा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। सवाल यह भी है कि पटना में ही आखिर क्यों पीएफआई ने अपना जाल फैलाया था और युवाओं की भर्ती की जो लगातार की जा रही थी। इसका जवाब है कि इस जहरीले संगठन का साउथ प्लान दरअसल बिहार के मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक के इलाकों में नफरत फैलाना इनका मकसद था। हम आपको आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। एक ही सूबा बिहार, एक ही जगह फुलवारी शरीफ, एक ही मॉड्यूल टेरर। ये संयोग नहीं है कि पटना के फुलवारी शरीफ में एक के बाद एक 2 बड़े मामलों का खुलासा होता है। पहले मामले में 5 संदिग्ध आतंकी पकड़े जाते हैं जो देश को 2047 में इस्लामी राष्ट्र बनाने के मंसूबे पाले हुए थे। इनके तार पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश से जुड़े हुए थे। मिथिलांचल सीमांचल निशाने पर पीएफआई का साउथ प्लान, मस्जिदों के जरिए नफरत की साजिश। पटना से पीएफआई की साजिशों की लगातार परतें खुल रही हैं। अब इसमें एक नया खुलासा ये हुआ है कि पीएफआई ने खास तौर पर बिहार के कुछ इलाकों को टारगेट करते हुए दक्षिण मॉडल बनाया था। पीएफआई मिथिलांचल सीमांचल में नफरत फैलाने में लगी है। इसके लिए दक्षिण भारत के इमामों की मदद ली जा रही थी। मस्जिदों के जरिए नुपुर शर्मा वाले केस के बहाने भड़काने की प्लानिंग की जा रही थी। नुपुर केस के साथ कश्मीर से जुड़े वीडियो पोस्ट करके भी लोगों को भड़काया जाता था। पटना में पकड़े गए टेरर प्लान के सारे मॉड्यूल का एक और मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। ये दस्तावेज गवाही दे रहे हैं कि कैसे ये संदिग्ध आतंकी पटना और इसके आसपास के जिलों के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने संगठन एसडीपीआई से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दफ्तर में सैकड़ों ऐसे फोटो लगे फॉर्म मिले हैं।
खुद संदिग्ध आतंकी दानिश उर्फ ताहिर मान रहा है कि हिंसा फैलाना ही उनका मकसद था। ये बताओ, गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? आईडी नीचे रखिए बस थोड़ा। कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस के ऊपर वायलेंस मतलब फैला। पटना के ही फुलवारी शरीफ से पकड़े गए अतहर तो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर लोगों को तलवार से लेकर बम तक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गजवाए हिंद नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग देशों के जिहादी मानसिकता से लोग जुड़े थे। एजेंसियों के लिए भी जानना जरूरी है कि भारत में गजवाए हिंद के कितने जिहादी छुपे बैठे हैं और उससे बड़ा सवाल यह कि देश विरोधी दो संगठन पीएफआई और एसडीपीआई आखिर किस स्तर की साजिशें देश में रच रहे हैं। देश के खिलाफ साजिशों की एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ वायलेंस के ऊपर वायलेंस मतलब फैला। पटना से 2 मामलों में पकड़े गए 6 संदिग्ध आतंकियों के तार पाकिस्तान से लेकर यमन तक से जुड़े थे। पाकिस्तान के नंबरों से व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं और उनसे पटना में बैठे लोग जुड़े होते हैं और इन सबके बीच जो ग्रुप बनता है उसका नाम रखा जाता है गजवाए हिंद। ये बताओ, गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? आईडी नीचे रखिए बस थोड़ा। कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस के ऊपर वायलेंस मतलब फैला। आखिर क्या है गजवाए हिंद और देश के दुश्मनों ने ये नाम ही क्यों रखा? हम आपको इसका मतलब और इरादे बताते हैं। गजवा का मतलब होता है युद्ध और गजवाए हिंद का मतलब होता है भारत के खिलाफ युद्ध। जब इस्लाम को भारत में फैलाने की कोशिश की गई थी तब इसके लिए गजवाए हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था और आज भी भारत के खिलाफ जंग में इस शब्द का जोर शोर से इस्तेमाल किया जाता है। हाल की तमाम साजिशों में बार बार पीएफआई और एसडीपीआई का भी जिक्र आ रहा है। फुलवारी शरीफ से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी भी एसडीपीआई के दफ्तर चला रहे थे और इस संगठन में युवाओं की भर्ती कर रहे थे। बार बार भारत के खिलाफ साजिश के मामले में सिमी से लेकर पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों के नाम सामने आ रहे हैं। हम आपको इन देश विरोधी संगठनों के बारे में भी बताते हैं। पीएफआई को 2007 में बनाया गया। 3 मुस्लिम संगठनों को मिलकर पीएफआई बना। ये तीनों संगठन दक्षिण भारत के थे। सिमी पर बैन के बाद ये संगठन बना था। पीएफआई अपने सदस्यों का रिकॉर्ड नहीं रखता, इसके सदस्यों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। 2009 में पीएफआई से ही एसडीपीआई बना। इसको पीएफआई राजनीतिक विंग माना जाता है। अब इन जहरीले संगठनों को लेकर सियासत भी हो रही है और सरकार को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसकी पूरी जांच करानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले 8 सालों में देश का सोशल फैब्रिक पे डेंट पड़ा है, तो कौन कौन लोग हैं जो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उनको बताना पड़ेगा कि लाल कॉरिडोर का सपना कौन देख रहा, चाइना के लिए भारत के अंदर गाने कौन गा रहा, कौन दंतावाड़ा में 250 सीआरपी के जवानों को लैंड माइंस लगाकर मारा जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, तिरंगे को जलाया जा रहा है। ऐसे लोग जिनके हाथ पांव दलदल में, देश विरोधी दलदल में, राष्ट्र को तोड़ने की दलदल में फंसे हैं। इतना तो साफ है कि इन देश विरोधी संगठनों के काले कारनामे अब ज्यादा तेजी से सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेगा गिफ्ट दिया है। पीएम ने जालौन में 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने केंद्र और यूपी सरकार के काम गिनाने के साथ ही विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया। एक समय था जब माना जाता था कि यातायात के आधुनिक साधनों पर पहला अधिकार सिर्फ बड़े बड़े शहरों का ही है, लेकिन अब सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम समय की मर्यादा को टूटने नहीं देते। बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी इसी का उदाहरण है। इसका काम अगले साल फरवरी में पूरा होना था, लेकिन ये 7-8 महीने पहले ही सेवा के लिए तैयार है। मेरे दोस्तों, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। एसआईटी के हलफनामे में तीस्ता को 30 लाख देने के खुलासे पर बीजेपी ने आज सरकार को निशाने पर लिया। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि तीस्ता के बहाने मोदी को बदनाम करने की साजिश थी, जिसकी सूत्रधार सोनिया गांधी थी। दरअसल एसआईटी के हलफनामे में यह खुलासा किया गया कि कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल ने तीस्ता शीतलवाड़ को 30 लाख रुपए दिए थे, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि यह रकम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए दी गई थी। जो पहला किस्त गया है, वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता शीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है। अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता शीतलवाड़ ने। राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता शीतलवाड़ का इस्तेमाल इस पैसे से सोनिया गांधी जी ने किया। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, he is just a name. The driving force behind Ahmed Patel was his boss, सोनिया गांधी। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी, इसलिए अपने मुख्य राजनीतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए इसकी चेष्टा की। और यह पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। जो उक्ति हजारों करोड़ों साल से कहा जाता है, भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। ये सारे एफिडेविट, ये सारे जजमेंट आज ये प्रूव करता है कि अगर धैर्य रख के काम किया जाए, बदले के भाव से काम नहीं किया जाए, तो ऊपर वाला भी, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस यील्ड्स, ही लिसन्स, और सच्चाई सामने आती है। ट्रुथ हैज द अनकैनी हैबिट ऑफ रिवीलिंग इटसेल्फ। इट मे बी लेट, बट अल्टीमेटली ट्रुथ रिवील्स इटसेल्फ, एंड द ट्रुथ इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी वाज सोनिया गांधी। ये अटैक अहमद पटेल पे नहीं है, क्योंकि अहमद पटेल तो केवल एक पॉलिटिकल एडवाइजर थे। ही वॉज जस्ट अ पॉन हु वॉज यूज्ड इन द हैंड्स ऑफ सोनिया गांधी। वो तो केवल एक माध्यम थे। षड्यंत्रकारी तो सोनिया गांधी है। उत्तर सोनिया जी को देना पड़ेगा। हम अहमद पटेल जी की परिवार का सम्मान करते हुए उनसे कोई उत्तर नहीं मांग रहे हैं। उत्तर सोनिया जी को देना पड़ेगा, जिनके एडवाइजर अहमद पटेल थे। ही वॉज जस्ट द मीडियम थ्रू विच सोनिया गांधी एक्टेड।
हर बार जब गुजरात चुनाव आता है इस तरह की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये ले आते हैं। 2017 के चुनाव में जनरल दीपक कपूर और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी जी ने कि यह पाकिस्तान के साथ मिलकर मुझे हराना चाहते हैं। क्या हुआ उस आरोप का? फिर माफी मांगनी पड़ी नरेंद्र मोदी जी को। अब चुनाव आ रहा है 5 महीने बाद, फिर से ये नई थ्योरी ले आए कि अहमद पटेल जी, सोनिया जी सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र। अरे अगर हम षड्यंत्र रच रहे होते और इनकी तरह की राजनीति करते तो क्या ये मुख्यमंत्री रह सकते थे गुजरात के? इन्हें खुद सोचना चाहिए। जो व्यक्ति आज है नहीं इस दुनिया में अपना डिफेंस करने के लिए, उस व्यक्ति को भी आप कटघरे में खड़ा करेंगे। मरणोपरांत भी आप कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते। लानत है ऐसी राजनीति पर।